हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में यूनिट पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स। ये यूनिट आपकी इम्पोर्टेंट यूनिट में से एक है। हम इसको डिस्कस करेंगे पार्ट 1 वीडियो में और पार्ट 2 वीडियो में। आज की वीडियो जनरली पार्ट 1 वीडियो है। हम डिस्कस कर रहे हैं बुक ठाकुर पब्लिकेशन और हम लोगों ने बहुत सारे यूनिट्स को डिस्कस करा। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी सब्जेक्ट में आपको यूनिट्स मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे बुक पीडीएफ फॉर्म में, और यूट्यूब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी लेक्चर्स फॉर्म में। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2 जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड पीपीई किट। फिर हम लोगों ने यूनिट 3 को भी डिस्कस कर लिया जिसमें हमने डिस्कस करा था हैंड हाइजीन। यूनिट 4 में हमने डिस्कस करा था डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। यूनिट 5 में हम लोगों ने डिस्कस करा है स्पेसिमेन कलेक्शन। यूनिट 6 में हम लोगों ने डिस्कस करा है बीएमडब्ल्यू। यूनिट 7 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स। पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि वनरेबल पेशेंट्स की केयर, प्रिवेंशन, इट्रोजेनिक इंजरी, इसकी क्लासिफिकेशन आपके इंपॉर्टेंट है, केयर कैसे करेंगे, लीन्स की, ड्रेन्स की, ट्यूबिंग्स की, रिस्ट्रेंट पॉलिसी है, ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी। अगर मैं बात करूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी, इन्फेक्शन कंट्रोल, अभी जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। फिर आपका है प्रिवेंशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेशन, फिर आपका है प्रिवेंशन ऑफ फॉल, फिर आपका है प्रिवेंशन ऑफ डीवीटी। डीवीटी मीन्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस। फिर आपके और टॉपिक्स मेंशन है इसी यूनिट में, शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पेशेंट, सर्जिकल सेफ्टी, केयर कोऑर्डिनेशन, event related to medication, reconciliation and administration, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एरर, प्रिवेंशन ऑफ HAI डॉक्यूमेंटेशन। फिर आपके आते हैं इंसिडेंट्स एंड एडवर्स इफेक्ट जिसमें आपके आते हैं कैप्चरिंग ऑफ इंसिडेंट्स। फिर RCA दैट इज रूट कॉज एनालिसिस। फिर आपका आता है CAPA कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। फिर आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग। ये सारे टॉपिक्स आपके मेंशन है यूनिट पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स में। यूनिट आपकी बड़ी है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। पेशेंट सेफ्टी इंडिकेशन एक सेट है मेजर्स का जिसमें हम लोग एडवर्स इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं पेशेंट पे और उसको एक्सपोजर करते हैं हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम पे। ये सारे इवेंट्स आपके अकर होते हैं एक हेल्थ केयर सिस्टम में जिसको आप प्रिवेंट करोगे, और एक्सपीरियंस जितना भी आप करते हो वो एक पेशेंट लेवल पे करते हो। जैसे कि अभी लास्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि MRSA दैट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो वो सबसे ने उन सब कंडीशन में हम लोग कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या सिस्टम में चेंजेस ला सकते हैं, वो सारी चीज़ आपकी कौन डील करता है, पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स डील करते हैं। पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स के आपको डेफिनेशन पता नहीं चाहिए। फिर इसके लेवल्स आते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके जो लेवल है वो आपके 2 टाइप्स के आते हैं। एक आपका है प्रोवाइडर लेवल इंडिकेटर, एक आपका आता है एरिया लेवल इंडिकेटर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोवाइडर लेवल इंडिकेटर को। तो ये इंडिकेटर आपको मेजर प्रिवेंट करता है कॉम्प्लिकेशन से जो पेशेंट अचीव करता है वार्ड में। अब कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल है, कॉम्प्लिकेशन अराइज होना बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डायग्नोसिस या फिर उसके हेल्थ केयर वर्क कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उस टाइम पे आप जब प्रोवाइड कर रहे हो तब आपको ये सारी केसेस मिल रहे हैं, उस टाइम पे आप यूज़ करोगे पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स में। अब आपके प्रोवाइडर लेवल, अगर हम बात करें जब आपका प्रोवाइडर लेवल आता है उसमें आपके क्या क्या आते हैं। वैसे ये सारी चीज़ आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आप यूनिट पढ़ रहे हो तो यूनिट का इंट्रोडक्शन भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपके प्रोवाइडर लेवल इंडिकेटर्स में आपके क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपके एक्सीडेंटल पंचर हो गया, बर्थ टाइम पे आपको ट्रॉमा कोई इंजरी है न्यूनेट को, कॉम्प्लिकेशन आ गया एनेस्थीसिया का,
फिर आपका है ड्रग्स इन लो मोर्टेलिटी ड्रग्स, फिर आपका है डिग्बिटस अल्सर, फिर फेलर टू रेस्क्यू। फिर इस तरीके से आपके बहुत सारे मेंशंस हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके प्रोवाइडर लेवल के आते हैं जो इंडिकेटर्स में इंक्लूड करते हैं। लेवल आपके दो हैं, पहला है आपका प्रोवाइडर का, दूसरा आपका एरिया लेवल का। अगर मैं बात करूँ एरिया लेवल का, ये आपका कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंटेबल किसी गिवन एरिया में होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया या कोई कंट्री आपकी है, वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन है, उसमें आपको मिलेगा, उसको हम लोग कहेंगे एरिया लेवल इंडिकेटर्स। इसमें आपके क्या आएंगे, जैसे कि एक्सीडेंटल पंचर हुआ, फॉरेन बॉडी लेफ्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर, आपकी इट्रोजेनिक निमोथोरैक्स, ये सारी कंडीशंस आपको एरिया लेवल इंडिकेटर्स में मिलेंगी। नेक्स्ट हेडिंग है यूज़ ऑफ PSI टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। अब ये PSI में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स। अब इसका यूज़ क्या है, तो सबसे पहले ये रिव्यू और सिंथेसाइजिंग करता है एक एविडेंस बेस्ड को। जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को आपको रिव्यू और सिंथेसाइजिंग में हेल्प करता है। इसमें आप साइंटिफिक चीज़ों को यूज़ करते हो। जो भी आप वर्क कर रहे हो वो आप डिसिप्लिन और डिपार्टमेंट में करोगे। जो आप एरिया लेवल में प्रॉब्लम आ रही है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। इससे थर्ड पॉइंट आपका इवैल्यूएट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के बेसिस पे। पहले में हम लोगों ने रिव्यू सिंथेटिक करा था, वो भी एक एविडेंस बेस्ड पे आपका साइंटिफिक वर्क करता है। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी आपका सर्जिकल एरिया पे वर्क हो रहा है, सर्जिकल पेशेंट्स भी, वो आपका एक एज अ मल्टीपल डिसिप्लिन में वर्क करेगा। आप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हो इवैल्यूएटिंग इन्फॉर्मेशन पे। आप इम्प्लीमेंट करोगे मेजरमेंट्स को, किसके लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अब आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट को ट्रीट करना, उसके साथ में उनको एक इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड करना। ये इफ़ेक्टिव केयर उनके हेल्थ को बिल्डअप करेगी, जो इम्प्रूव करेगी। फिर आपका आता है वल्नरेबल पेशेंट्स। अब मैं बात करूँ, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले आपका पॉइंट जो स्टार्ट हुआ वो इसी टॉपिक से स्टार्ट हुआ है। जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो आपका मेन यूनिट है, पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स, वो आपका यूनिट है। इसीलिए हम लोगों ने डिस्कस करा कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होए और क्या लिख सकते हैं उसके बारे में, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वल्नरेबल पेशेंट्स की। तो सबसे पहले ये होते क्या हैं। अब सबसे पहले आप जब पढ़ेंगे और आप इनका मेन क्या है, इसका आपके एग्जाम में पूछा जाता है केयर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए वल्नरेबल पेशेंट्स क्या होते हैं। फिर प्रॉब्लम ऐसी कौन सी जो वल्नरेबल पेशेंट्स को मिल रही है, ऐसे कौन से पेशेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, फिर आप उनकी केयर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Vulnerable patients cannot protect or take care of themselves against exploitation or harm due to any reason। अब मैं सिंपल भाषा में बताऊं, एक ऐसे पेशेंट जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी हार्म से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी केयर नहीं कर पा रहे, अपने आप को हज़ार से सेफ नहीं कर पा रहे हैं, उन पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं वल्नरेबल पेशेंट्स। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं न्यूनेट्स या फिर ओल्ड पेशेंट जिनकी एज बहुत हाई है, जैसे कि अबव 65 है, वो अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, जो ये पेशेंट होते हैं उनकी आप एज, फिजिकल, मेंटल कंडीशन पे भी देखेंगे तो उसमें भी वल्नरेबल पेशेंट्स आपको मिलेंगे। The hospital should identify such patient and provide them with basic support to keep them safe in the hospital। हॉस्पिटल के स्टाफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी केयर करना, साथ ही साथ उनको सेफ रखना, क्योंकि वो अपने आप को सेफ नहीं रख सकते हैं। वो अपने आप को हार्म जो होने होता है उससे अपने आप को बचा नहीं सकते, अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। अब आपके कुछ कैटेगरीज दे रखे जो आपके मेंशन है पेशेंट में, यही आपके आते हैं वल्नरेबल पेशेंट में। जैसे कि ओल्ड पेशेंट, जो बूढ़े पेशेंट्स होते हैं जिनकी उम्र बढ़ गई है, जैसे कि आपके आएंगे 65 से अबव, वो अगर हॉस्पिटल में आए हैं तो उनके आपको खुद से क्या करनी होगी। अब जैसे कि बूढ़े इंसान है, वो गिर जाएगा तो आप जानते हैं कि उनको कितनी प्रॉब्लम होगी, वो अपने आप को नहीं उठ पाएंगे, नहीं अपने केयर कर पाएंगे, नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको करनी है। जो पेशेंट्स माइनर एज में, जैसे कि बिलो 12 ईयर्स के हैं, फिजिकली इम्पेयर्ड पेशेंट जो मतलब कि मोबिलिटी नहीं है, या फिर वो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, या फिर थोड़ा मेंटल रिटार्डेड पेशेंट आएंगे, तो उनको भी आपको केयर करनी होती है। जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस होते हैं, उनको आपको करनी होती है। जो पेशेंट इलिटरेट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको ज़्यादा इफेक्टिव केयर देनी है, उनको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देनी है, बट आपको फिर भी उनकी केयर करनी है। क्यों?
क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस को ना पढ़ पाएंगे ना समझ पाएंगे। और जो कंसेंट होता है, अब हर प्रोसीजर से पहले कंसेंट सिग्नेचर होता है, जब आप उनको एक्सप्लेन करोगे फिर उनको पता चलेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए कि नहीं। ऐसे में आप एक प्रोवाइड करोगे, एक केयर वे में दोगे जो उनके लिए एक हेल्पफुल है। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉब्लम फेस्ड बाय वल्नरेबल पेशेंट इन हॉस्पिटल। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर एक बात कहूँ, आपको ये कैटेगरीज पता चल गई। अब आपको ये पता चल गया कि ऐसे पेशेंट्स आपके वनरेबल पेशेंट्स कहलाते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि इन पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ओल्ड पेशेंट्स की, तो ओल्ड पेशेंट्स में भी उनको फॉल है, उन अगर गिर गए बेड से तो उनको प्रॉब्लम है, तो आपको उनसे सेफ करना है। जो पेशेंट्स आपके बिलो 12 ईयर्स हैं उनको खाने पीने उनकी डाइट पे आपको ध्यान देना है। जो फिजिकली इम्पेयर्ड है, जैसे कि लिमिटेड मोबिलिटी है, तो उनसे हार्म होने के लिए आपको क्रचेस और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम उनको फेस करनी होगी। तो आपको एक आइडिया लगा कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी है। अब आपकी बुक में 5 पॉइंट्स मेंशन है। सबसे पहला पॉइंट आपका है दे मे फॉल फ्रॉम बेड और इन वॉशरूम while transporting from one place to another। अब ऐसे पेशेंट्स जो बेड से गिर गए या वॉशरूम गए, वॉशरूम में इम्पेयर्ड मोबिलिटी थी या फिर लिमिटेड मोबिलिटी थी, एक पैर टूटा था, एक पैर में मतलब एक पैर में उनका फ्रैक्चर था, एक पैर उनका सही था, उससे गए और वहाँ वॉशरूम में वो गिर गए, फिर उनको ज़्यादा मतलब केयर प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद में आप या फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जा रहे थे, उस दौरान वो गिर गए। ऐसे पेशेंट को आपको प्रिवेंट करना कि वो गिरे ना, मतलब फॉल से उनको प्रिवेंशन करना है। तो कैसे करोगे। अब बेड में है तो रिस्ट्रेन करोगे, अब वॉशरूम है तो आप उनको इंस्ट्रक्ट करोगे कि आप यूरिनल्स बेड पैन का यूज़ कर लीजिए, डायपर का यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप उनके साथ में जाओगे। अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसमें आप अपने प्रिवेंशन को इंक्रीज करोगे जिनसे उनको हार्म ना हो, क्योंकि वो अपनी केयर खुद से नहीं कर पाएंगे, आपको उनकी केयर करनी है। अगर आपको उनकी केयर करनी है तो वो सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना होगा जो वो एक प्रॉब्लम फेस करे इन फ्यूचर। सेकेंड पॉइंट है दे मे बी हार्म ड्यू टू मेडिकल एरर्स। अब मेडिकल एरर्स में क्या आता है, जैसे कि आपने गलत मेडिकेशन दे दी। अब एंटीबायोटिक उनको लगनी थी एमोक्सिसिलिन, लेकिन आपने पेनिसिलिन लगा दी, तो उसका इफेक्ट तो उन पर गलत होगा। और मान लीजिए पेनिसिलिन उनको एलर्जी कर दे, फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आपको वो सारी चीज़ों से हार्म नहीं करना है। आपको डबल ट्वाइस और थ्राइस में चेक करना होता है। अब ट्वाइस में क्या चेक करना होता है, कोई भी मेडिकेशन उठाते हैं तो हम लोग उसका एक्सपायरी डेट ट्वाइस में चेक करते हैं, और जब पेशेंट को हम लोग देना होता है, एडमिनिस्टर करना होता है, उससे थ्राइस बाय चेक करते हैं। तो आपको ये करना है, इससे ही आप अपने प्रिवेंट कर पाएंगे गलत मेडिकेशन और एरर से। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है जो हम लोग नेग्लेक्शन या वर्बली और फिजिकली अब्यूज़ कर देते हैं, वो उससे प्रिवेंट करना होगा। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा आपने देखा है कि नहीं देखा, बट रील्स में या फिर कभी वीडियोस में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पेशेंट जब नहीं सुनते हैं तो स्टाफ मेंबर्स और डॉक्टर्स उनको ऐसे मारने लगते हैं या फिर बहुत तेज़ उन पर शाउटेड चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सामने पर्सन नहीं सुन रहा, इसका भी कोई रीज़न होगा, मे बी वो मेंटली रिटार्डेड हो, मे बी उनको समझ में ना आ रहा हो जो हम लोग कह रहे हो, क्या पता लैंग्वेज बैरियर हो, मे बी वो डीफनेस में हो। तो या आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको शाउट ना करके उनके प्रॉब्लम को सुनना चाहिए और उनको आराम से समझाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आपका आता है दे मे फेस वायलेशन ऑफ देयर राइट्स सच एज प्राइवेसी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। अब बहुत सारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, प्राइवेसी नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर उनको कपड़े भी चेंज करना है तो वो स्क्रीनिंग इतनी उनको मुश्किल से मिलती है, और वो स्क्रीनिंग भी आप जानते हैं कैसी होती है, कहीं से खुली होती है और कहीं से उसमें बाइंडिंग ही नहीं होती है। उसके बाद में कंसेंट की बात आती है तो कंसेंट उनको बताया नहीं जाता, और हम लोग बस ऐसे ही कि आपको सिग्नेचर करना सिग्नेचर कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, अच्छा नहीं आता करना अंगूठा लगा दीजिए, निशान कर दीजिए, ऐसे हम लोग कर देते हैं। हम लोगों को उनको पूरी बात बताते ही नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी, अब उनके हम लोगों को जो बात है वो प्राइवेसी रखनी चाहिए, जो उनकी बातें हैं उनको ट्रस्ट करके सुनना चाहिए, उनको ट्रस्ट दिलाना चाहिए, हम आपकी बात हम तक रखेंगे। अब आजकल के समय में जो बीमारी है एड्स, वो इतनी ज़्यादा पेशेंट्स में रही है, लेकिन वो पेशेंट डरते बताने से, लेकिन हम लोगों को उनको हम लोगों को ट्रीट करना है कि आपकी बात कॉन्फिडेंशियल मेंटेन रहेगी, हमें उनको रिस्पेक्ट करना है। पेशेंट इसका मतलब ये नहीं है वो डिसेबल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट करोगे, आपको उनको हमेशा उनको रिस्पेक्ट करना है। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट आता है, दे मे एक्वायर हेल्थ के एसोसिएटेड इन्फेक्शन एज दे आर नॉट ऑब्जर्वेंट अबाउट द इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस। अब जो पर्सन है, अब हम लोग इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस नहीं बताएंगे। अब आपको पता है फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है बंडल अप्रोच हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में, तब हमने पढ़ा है कि वेंटिलेटर है, आपको पता है कि कॉटी मतलब कि कैथेटर से इन्फेक्शन हो जाता है, सर्जिकल साइट वुंड पे इन्फेक्शन हो जाता है, जो सेंट्रल लाइन होती है उससे इन्फेक्शन हो जाता है। जब आप उनको प्रैक्टिसेस नहीं बताओगे कि कैसे इन सबसे प्रिवेंट रहना है, कैसे इन सबसे बच के रहना है, कैसे आपको इन्फेक्शन नहीं होना है, कैसे आपको बचना है, तो वो कैसे बचेंगे। जब आप एक बच्चे को बताओगे कि आपको अपनी केयर करनी है तभी वो करेगा, अगर आप उसको नहीं बताओगे तो वो केयर नहीं करेगा और वो प्रॉब्लम को फेस करेगा। तो ये 5 पॉइंट आपके थे, ऐसे 5 पॉइंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वल्नरेबल पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। ये ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपनी केयर खुद से नहीं कर पाते हैं, इनको कोई चाहिए इनकी केयर करने के लिए। इनका बहुत सारा रीज़न, ये खुद की केयर नहीं कर पाते, मे बी एज हो सकता है, मे बी इनकी फिजिकली मेंटली हेल्थ हो सकती है, उनका कॉन्शियस लेवल है, मे बी वो इलिटरेट हो सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स इनको वो हैं ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हॉस्पिटल में। अब हम पढ़ेंगे केयर। अब आप कैसे केयर कर सकते हो उन पेशेंट्स की हॉस्पिटल में। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है आइडेंटिफाई वनरेबल पेशेंट्स। अब आपको पता हो हॉस्पिटल में कितने ढेर सारे पेशेंट्स आते हैं। अब पेशेंट्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कौन ऐसा पेशेंट है जो नॉन वनरेबल है और कौन वनरेबल है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप अपने ड्यूटी टाइम पे अब ऐसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करो। हर एक डिपार्टमेंट में आपको पता है अलग अलग स्टाफ रहता है, तो उस स्टाफ मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद आप पेशेंट पे आईवी बैंड कर सकते हो, जिससे आपको आपके बाद के जो भी शिफ्ट मेंबर हो उनको पता होना चाहिए कोई भी सेपरेट कलर से। फॉर एग्जाम्पल आपके पूरे वार्ड में ब्लू कलर है तो ऐसे पेशेंट्स का आपने येलो कलर में कर दिया, या फिर आप उनको लेबल कर सकते हो, उनके बेड पे मार्क कर सकते हो। ये आपका आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। फिर आप करोगे फॉल रिस्क असेसमेंट। अब ये फॉल रिस्क असेसमेंट क्या होता है, अब आप इसमें चेक करोगे कि कितना चांसेस है गिरने के, मतलब फॉल का मतलब क्या होता है गिरने का। अब इसमें आप देखोगे जो पेशेंट वनरेबल पेशेंट्स हैं कितना उनको रिस्क है गिरने का। उसके बाद जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, एसेस कर लोगे, फिर आप उनको उस चीज़ से प्रिवेंशन प्रोवाइड करोगे। अब जैसे कि आपकी स्केल्स आती है, अब आपकी कौन सी स्केल है, मॉर्स फॉल स्केल। इससे आप देखोगे उस पेशेंट का कितना स्कोर आ रहा है। जैसा स्कोर है, अगर स्कोर आपका रिस्क स्कोर का है तो पेशेंट क्या है गिर सकता है, तो आप उनको प्रिवेंशन में क्या दोगे, पेशेंट को आप साइड रेस करोगे, उनका बेड लो लेवल पे कर दोगे, साथ में लाइट ऑन रखोगे और आप चेक करोगे, बार बार राउंड्स करोगे। पेशेंट को जो स्लिपरी आपकी स्लीपर्स होती है उनको रिमूव करके नॉन स्लिपरी स्लीपर्स प्रोवाइड करोगे, साथ में उनको अगर ज़रूरत है तो रिस्ट्रेन करोगे। तो ये आपकी आती है फॉल रिस्क असेसमेंट में। आफ्टर दैट आता है सेफ्टी। अब आप सेफ्टी कैसे करोगे, तो सेफ्टी में आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट है हॉस्पिटल शुड हैव डिसेबल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट एज देयर विल बी मैनी डिसेबल्ड वनरेबल पेशेंट्स। अब बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो डिसेबल्ड होते हैं, और उसमें भी वनरेबल पेशेंट्स को आपको मतलब जो उनका इन्वायरमेंट है बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए। उनको इस तरीके से नहीं जताना है कि आप खुद की केयर नहीं कर पाते, आप बेकार हो, आपको कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको फ्रेंडली रहना, उनकी केयर भी करना है, एज ए एनवायरमेंट करना है जहाँ पे उनको सैड फील ना हो। सेकंड पॉइंट आपका है वनरेबल पेशेंट्स को आपको फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना। फ्रिक्वेंट मॉनिटर करने का मतलब है आपको 2 घंटे बाद उनको चेक करते रहना है, उनके वाइटल साइंस को, और उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब इस चीज़ को आप चेक करते रहेंगे। जो पेशेंट्स हैं, थर्ड पॉइंट अब हम लोग देख रहे हैं, उसमें आप अटेंड करोगे जब वो वॉशरूम जाएंगे या फिर कोई और एरिया में जाएंगे। जब वॉशरूम जाएंगे तब आप उनको प्रोवाइड करोगे ग्रास बार्स या फिर एंटी स्किड मैट्स, या फिर आप अलार्म सिस्टम भी दोगे। फिर आप बेड्स जो वनरेबल पेशेंट्स के होंगे उसमें सेफ्टी रेलिंग्स होगा जिससे वो बेड से ना गिर सके। अगर गिर जाएंगे तो फिर उनको हार्म होगा, डेंजर है उनके लिए, इसलिए हम लोग साइड रेल्स का यूज़ करेंगे। हम लोग सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करेंगे जब हम लोग उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे एक एरिया से दूसरे एरिया में। अब जैसे कि एक पेशेंट है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, व्हील चेयर के थ्रू और स्ट्रेचेस के थ्रू, तब आप किसका यूज़ करोगे, सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करोगे। और सेफ्टी बेल्ट से पेशेंट को आप प्रोटेक्ट कर दोगे तो पेशेंट ट्रांसपोर्ट के दौरान नहीं गिरेगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सीनियर नर्स और ऑन ड्यूटी डॉक्टर टू इंश्योर दैट वनरेबल पेशेंट आर नॉट being neglected or abused and also their rights non being violated। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीनियर नर्स या फिर जो डॉक्टर हैं उस ड्यूटी दौरान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो वनरेबल पेशेंट है उस पर कोई भी हार्म और कोई भी अब्यूज़ ना हो, कोई भी उसको डांटे नहीं, कोई भी उसको चिल्लाए नहीं, कोई भी उसको इग्नोर ना करे, नेग्लेक्ट ना करे, और जो उसका मेन काम मतलब उसको जो केयर प्रोवाइड करना है उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उस पर्सन का हक है, राइट है, वो हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द फैमिली ऑफ vulnerable patient should be alert towards the risks and should be explained on various safety precaution। अब जो उनके फैमिली मेम्बर्स है, जो भी उनके अटेंडेंट होते हैं, उनको भी हम सब बताएंगे, रिस्क के बारे में बताएंगे और कैसे उसको प्रिवेंट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप 2 घंटे के बाद आप चेक करोगे, लेकिन 2 घंटे तक तो उनके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे ना, तो आप उनको बताओगे कि मैंने ये साइड रेल्स लगाई है और आप कोशिश करिएगा कि बाबा या फिर दादी इसको नीचे ना गिराएं, बच्चा जो भी है वो उसको नीचे ना गिराए और खुद भी नीचे ना गिराए। आप 2 घंटे तक इनको देखेंगे, और अगर आपने फॉर एग्जांपल वॉशरूम ले जा रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि वहाँ पे ये गिरे ना, स्लिप ना करें, नॉन स्लिपरी का यूज़ करना है। तो आप इस तरीके से बताएंगे कि इससे आप उनको बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपके पेशेंट्स हैं उनको कंप्लीट बेड रेस्ट उन मतलब बहुत टाइम से, तो उनको आप प्रॉपर प्रेशर अल्सर प्रिवेंटिव केयर दोगे। अब आपको पता है अल्सर कैसे होता है। अब अल्सर का मतलब क्या, बहुत टाइम से एक पोजीशन में थे तो वहाँ का जो ब्लड फ्लो की वजह से अल्सर हो जाता है बॉडी में, स्मॉल स्मॉल लीसेस हो जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन अकर हो जाता है। उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, पोजीशन चेंज करनी होती है, मसाज करना होता है, स्किन को क्लीन करना होता है, उसके बाद में वहाँ पे पाउडर करना होता है, क्लोथ चेंज करना होता है, हाइजीन मेंटेन करनी होती है। तो वो सारी केयर भी आप प्रोवाइड करोगे, क्योंकि पर्सन अपनी केयर खुद से नहीं कर पाएंगे। जो चिल्ड्रन वनरेबल है वो आप उनको एडमिट करोगे पीडियाट्रिक वार्ड में, सिर्फ पीडियाट्रिक वार्ड में, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ में वहाँ पे आप गुड सिक्योरिटी रखोगे, अरेंजमेंट्स करोगे, और आपका कोड क्या रहेगा, पिंक रहेगा आपके चिल्ड्रंस के लिए। अब्यूज़ है या फिर खो गया तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। Vulnerable elderly should be evaluated for condition associated with old age such as delirium, forgetfulness, impaired vision, etc। जो elderly pupils हैं आप उनको बार बार इवेल्युएशन करते रहोगे उनकी कंडीशंस पे, कि उनकी जो उम्र हो गई तो उसके बाद उनको कैसी कंडीशंस डेवलप हो रही है, कि कुछ वो भूल जा रहे, मेमोरी प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, उनका कैसा डेलीरियम है, तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे। उनका पॉस्चर कैसा है, उनके में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ डबल चेक शुड बी डन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी मेडिसिन। कोई भी दवा देने से पहले, कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले आप उसको डबल चेक करोगे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी टेकन फ्रॉम वनरेबल पेशेंट एंड इफ दे कैन नॉट प्रोवाइड कंसेंट इट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर लीगल हेयर। अब आपको बता दूं, सबसे पहले कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंट एक लीगल वर्क करता है हॉस्पिटल में। कंसेंट के लिए हम लोग पेशेंट को पहले प्रोसीजर बताते हैं, फिर उससे सिग्नेचर लेते हैं, और उनका खुद का राइट है, वो अगर प्रोसीजर करवाना चाहेंगे तो वो सिग्नेचर करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो वो सिग्नेचर नहीं करवाएंगे। साथ ही साथ आप उनको ये भी बताओगे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ पे क्या अफेक्ट पड़ेगा और कराओगे क्या अफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि आपका क्या काम है, एडवांटेज पे बताना, डिसएडवांटेज पे बताना। फिर पेशेंट का राइट है कि वो क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आप कंसेंट लेते हो ना, तो कंसेंट आपका लीगल वर्क करता है। आपने अपना प्रायोरिटी वर्क करा, वो लीगल में है, एक रिटन फॉर्म में रहता है, एज अ प्रूफ वर्क रहता है, एज अ एविडेंस वर्क करता है। और ये सारी जब लीगल हियरिंग होती है तो ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ वल्नरेबल पेशेंट नीड टू बी रीस्ट्रेन स्पेशल केयर शुड बी टेकन फॉर देयर सेफ्टी फॉर प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। अब सिंपल सी बात है, जो पेशेंट अगर रीस्ट्रेन करना है तो उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होगी, तो वो स्पेशल केयर भी आप प्रोवाइड करेंगे। बस ये सारे पॉइंट्स आपके मेंशन है केयर ऑफ वनरेबल पेशेंट्स में। टॉपिक एकदम सिंपल सा, हमने पहले डिस्कस करा इंट्रोडक्शन, फिर डिस्कस करा प्रॉब्लम फेस्ड बाय वनरेबल पेशेंट इन द हॉस्पिटल, फिर हमने डिस्कस करा केयर ऑफ वनरेबल पेशेंट। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इट्रियोजेनिक इंजरी। ये इंजरी आपकी अकर होती है जब आपकी सर्जरी परफॉर्म होती है या आपके डॉक्टर्स द्वारा या फिर कोई सर्जन द्वारा हो जाती है, उसी टाइम जब आपका मतलब कि जब आपका सर्जरी हो रही होती है।
सबसे पहले मैंने सिंपल वे में बताया, फिर हम बात करते हैं आपकी बुक में क्या मेंशन है। इट्रोजेनिक इंजरी रिफर्स टू टिश्यू organ damage caused by necessary medical treatment, pharmacotherapy और application of medical devices। जब आप अप्लाई कर रहे थे मेडिकल डिवाइसेस का या फिर कोई भी फार्माकोथेरेपी कर रहे थे या कोई भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे, उस दौरान कोई टिश्यू में या कोई ऑर्गन में डैमेज आता है, उसको हम लोग कहते हैं इट्रोजेनिक इंजरी। ये आपका इट्रोजेनिक वुंड भी रिजल्ट करता है, जैसे कि आपका स्किन या फिर सबक्यूटेनियस सॉफ्ट टिश्यू या फिर आपके डीप टिश्यू हैं उसमें हो गया, तब आपका हो गया इट्रोजेनिक वुंड। इसमें आपका सर्जिकल साइट में इन्फेक्शन भी कॉज हो जाता है, अल्सर्स भी हो जाता है, और मेन आपका ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड में वर्क करता है। ये आपका इंट्रोडक्शन है इट्रोजेनिक इंजरी का। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपका ड्यूरेशन के बेसिस पे मतलब इसके क्लासिफिकेशन 4 ऑन द बेसिस पे होता है। सबसे पहला बेसिस आपका क्या है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पे आपका एक्यूट होता है, एक्यूट वुंड होता है, क्रोनिक होता है और रिफ्रैक्टिव वुंड होता है। एक्यूट में शॉर्ट ड्यूरेशन सडन ऑनसेट का होगा, क्रोनिक में बहुत लॉन्ग टाइम से वुंड पे इन्फेक्शन हुआ था, और आपका रिफ्रैक्टिव में सडन भी रहता है आपका। नेक्स्ट ऑन का बेसिस है लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। लेवल ऑफ ट्रीटमेंट में आपका आता है सिंपल वुंड, कॉम्प्लेक्स को इसमें कह दिया गया है रिफ्रैक्टरी वुंड। फिर आपका आता है क्लीनिनेस बेस्ड पे। तो क्लीनिनेस बेस्ड पे आपका आता है क्लीन वुंड, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड्स, कंटामिनेटेड वुंड, इन्फेक्टेड वुंड। अब एक आपका वुंड होगा जो एकदम क्लीन होगा, एक है क्लीन है लेकिन कंटामिनेटेड, मतलब कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस है। साथ ही साथ इसमें कंटामिनेट का मतलब क्या होता है, बीज फ्लाइज का इन्वॉल्वमेंट मतलब आना जाना हो रहा है। कंटामिनेटेड वुंड इसमें क्लीननेस नहीं, पूरा कंटामिनेटेड है। इन्फेक्टेड इसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है। फिर आपका आता है अवॉइडेबल पे। तो इसमें आपके दो होते हैं, एक होता है आपका अवॉइडेबल वुंड, एक होता है आपका अनअवॉइडेबल वुंड। अवॉइडेबल में ऐसे मटेरियल्स आते हैं जिनको आपने इम्प्लांट करा है पेशेंट में, साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है कोई भी ड्रग्स का या फिर कोई भी मेडिकल एरर है, वो आपके आते हैं अवॉइडेबल में। अनअवॉइडेबल में आपके आते हैं जैसे कि आपका पोस्ट ऑपरेटिव में वहाँ पे सेकेंडरी वुंड इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई भी ऐसी डिजीज़ हो गई पिगमेंटेड या फिर डोनर साइड पे, तब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो वुंड पे। ये आपके आते हैं अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल वुंड्स। मेनली आपका क्या है, प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, बट आपके बुक में मेंशन था, क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। एग्जाम में अगर इंजरी आती है इट्रोजेनिक इंजरी, तो सबसे पहले आप इसी तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे जैसे आपके बुक में मेंशन है, फिर इसी तरीके से आप क्लासिफिकेशन मेंशन करेंगे, फिर आप लिखेंगे कॉजेज। कॉजेज क्या है, जैसे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो गई सर्जरी में। अब आप सर्जरी कर रहे थे, जैसे पेप्टिक अल्सर की सर्जरी करते हो तो उसमें डंपिंग सिंड्रोम क्या है, कॉम्प्लिकेशन ही तो है। या फिर वाइल्ड रिफ्लेक्स आ रहा है तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन तो है। पोस्ट प्रांडियल हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन, वो क्या आपका आता है, कॉम्प्लिकेशन में आता है। कोई भी गैंग्रीन कंडीशन हो गई या फिर इंग्वाइनल हर्निया हो गया, ये सारे क्या आपके कॉम्प्लिकेशन आते हैं सर्जरी के। और क्या आपके आते हैं, कोई भी वुंड है वहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स ड्रग का इंट्रैक्शन हो गया जिसकी वजह से आपको वहाँ पे इंजरी हो गई, उसको भी हम लोग कहेंगे इट्रोजेनिक इंजरी का कॉज। आपके बहुत सारे मेथड्स भी आते हैं जिसकी वजह से ये डेवलप हो जाता है। फिर आपका कोई भी हम लोगों ने एरर कर दिया, फॉर एग्जांपल जब ब्लड डोनर होता है और ब्लड रेसिपिएंट होता है, जब हम लोग चेक नहीं करते हैं और बिना चेक के अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर भी आपका डेवलप हो जाता है इट्रोजेनिक इंजरी। अब ये आपके क्या है, कुछ कॉजेज़ हैं। कॉजेज में आपको पता चल गया कि कैसे आपके मेन वर्क करते हैं। अब इसमें बहुत सारे और भी मेंशन है। अब जैसे इट्रोजेनिक वुंड्स आपका और भी आ सकता है मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू से, जैसे कि आपने रेडिएशन मीटर्स का यूज़ करा, इलेक्ट्रिक नाइफ का यूज़ करा, या फिर कोई भी डिवाइस को आपने इम्प्लीमेंट करा, कोई भी डिवाइस को आपने इम्प्लांट करा पेशेंट में, फिर ये डेवलप हो जाता है स्प्लिट 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 स्प्लिट। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ इट्रोजेनिक इंजरी। इट्रोजेनिक इंजरी के प्रिवेंशन में आपके टोटल 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका केयर मैनेजमेंट। केयर मैनेजमेंट आपके जो भी वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो भी, आपको वो सब केयर मेंटेन करेंगे। जब आपकी सर्जरी हो रही है तब, जब आप डायग्नोसिस कर रहे हो तब, जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तब, जो भी आपके रोल्स हैं वो सब रोल आप प्ले करोगे, बट एक मैनेजमेंट करके, एक केयर प्रोवाइड करके, एक केयर
मेंटेन करके, जिससे इंजरी ना हो उस पर्सन में। तो अब मैंने एक सिंपल वे में बताया, अब हम डिस्कस करते हैं कि बुक में क्या मेंशन है। केयर मैनेजमेंट, केयर मैनेजर्स आर एम्प्लॉयड बाय फिजिशियन ग्रुप, हेल्थ प्लान्स और कम्युनिटी और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे रोल्स आपके इनिशिएट करते हैं कम्युनिकेशन को, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस परफॉर्म होती है। यही प्रोवाइड करती है रिक्वायर्ड सर्विसेज को और प्रिवेंट करती है डुप्लीकेशन सर्विसेज को। तो ये आपको इस सब से मैनेज करना है यूट्रोजेनिक इंजरी को, और इसी से आप प्रिवेंट भी कर सकते हो। फिर आपकी आती है जेरियाट्रिक इंटरडिसिप्लिनरी टीम। अब आपको सबसे पहले वर्ड बता दूं जेरियाट्रिक्स, तो ये क्या होता है? जो ओल्ड एज पीपल्स आते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं जेरियाट्रिक्स। इसमें आपको डिसिप्लिनरी टीम्स का यूज़ करना है। इस ड्यूटी दौरान आप इवेल्युएट करोगे पेशेंट्स को, उनकी कंडीशंस को डेवलप करोगे, फिर आप मैनेज करोगे। ये इंट्रैक्शन आपका रिसोर्स इंटेंसिव रहेगा और इसमें आपको हाई कॉम्प्लेक्स केसेस भी मिलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं बुक का। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दिस टीम टू इवेलुएट ऑल द नीड्स ऑफ पेशेंट, टू डेवलप अ कोऑर्डिनेटेड केयर प्लान एंड टू मैनेज केयर। This intervention is resource intensive, thus is used for highly complex cases. फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, फार्मासिस्ट कंसल्टेशन। अगर आप कंसल्ट नहीं ले रहे हो मेडिकेशन का और आप ऐसे ही लेते जा रहे हो मेडिकेशन, तो उस मेडिकेशन से फार्माकोथेरेपी की एरर की वजह से एरर से भी आपको यूट्रोजेनिक इंजरी हो सकती है। फिर इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन आपको आता है पॉलीफार्मेसी। जब आपने कोई गलत ड्रग ले ली है, मतलब कि आपकी डिजीज़ कुछ थी, आपने ड्रग कोई दूसरी डिजीज़ के ले लिया, फिर आपको डेवलप हो जाता है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए ड्रग्स आप कैसे लें? आपको जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं आप उनका लें, आप क्रॉस चेक करें, तो आप ट्वाइस टू थ्राइस बार चेक करके, मतलब 2 से 3 बार चेक करके ही लें। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है प्रिवेंशन ऑफ इंट्रोजेनिक इंजरी में एक्यूट केयर फॉर द एडल्टली यूनिट्स। जो एडल्ट पीपल्स होते हैं जिनकी एज 65 ईयर अबव होती है, उनकी केयर में भी आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ उनको प्रिवेंट करना है इंट्रोजेनिक इंजरी से। तो आप सबसे ज़्यादा केसेस में क्या करोगे? इवेल्युएट करोगे और केयर प्रोवाइडर करोगे। तो पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, दीज यूनिट्स आर हॉस्पिटल अवार्ड्स दैट इंश्योर सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एल्डरली पेशेंट फॉर पोटेंशियल इट्रोजेनिक प्रॉब्लम बिफोर देयर अक्रेंस, एंड सच प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड एंड अप्रोप्रिएटली मैनेज्ड। नेक्स्ट आपका है एडवांस डायरेक्टिव्स। एडवांस डायरेक्टिव्स में क्या है? पेशेंट को आप इनकरेज करोगे और उनको वो सारी चीज़ें बताओगे जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे वो अपनी केयर कर सकें और अपने आप को प्रिवेंट भी कर सकें। तो पेशेंट को इनकरेज करोगे, अब हम बुक से डिस्कस कर रहे हैं। पेशेंट को इनकरेज करोगे, उनको एडवांस डायरेक्टिव्स के बारे में बताओगे, जो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आप बताओगे, जो भी उनको मेडिकल डिसीजन में हेल्प करता है डॉक्यूमेंट्स बताओगे, जो प्रिवेंट करता है आपको अनडिजायरेबल ट्रीटमेंट से, जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स है जो नहीं बोल सकते उनको भी वो ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं। प्रिवेंशन में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करते हो। तो यह आपके 5 पॉइंट्स हैं जिनसे आप प्रिवेंशन कर सकते हो यूट्रोजेनिक इंजरी का। नेक्स्ट आपका टॉपिक है केयर ऑफ लीन्स, ड्रेन एंड ट्यूबिंग्स। अगर मैं बात करूँ लीन्स, ड्रेन, ट्यूबिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में, तो आपको पता होगा। और अगर आपको नहीं है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा ये टॉपिक को, मैं इसकी सेपरेट वीडियो आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। नो इशू है, क्योंकि आपका बहुत सिंपल सा मेंशन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपका पॉइंट वाइज मेंशन है, आप अगर खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको ईजी रहेगा। फिर अब हम टॉपिक पढ़ेंगे रिस्ट्रेंट पॉलिसी एंड केयर। रिस्ट्रेंट आपको पता है कि क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पेशेंट का जो इनवॉलेंट्री मेथड है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। डेफिनेशन क्या है? एनी इनवॉलेंट्री मेथड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एन इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी या फिर नॉर्मल एक्सेस टू द बॉडी इज टर्म्ड एज रिस्ट्रेंट। अब पेशेंट है, वो पेशेंट ऐसे ही झटक पटक रहा है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा पटक रहा है, अगर उसको हम लोग नहीं कंट्रोल करेंगे, उसके मूवमेंट को नहीं रोकेंगे, तो जो भी उसकी ट्यूबिंग लगी है वो सब उसको नोच देगा, हटा देगा, जिससे उसको भी इंजरी होगी, साथ में उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करने पड़ेंगे। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं? रिस्ट्रेंट कर देते हैं। रिस्ट्रेंट आपके 2 टाइप्स के आते हैं। वैसे आपने फाउंडेशन में 3 टाइप्स पढ़ा, बट आपकी बुक में 2 टाइप्स है, आप चाहते तो थर्ड अपने तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं, वैसे मैंने करा था। पहला आपका है
केमिकल, दूसरा आपका फिजिकल, फिर आपका आता है एनवायरमेंटल। केमिकल में क्या है, आप केमिकल का यूज़ करोगे जैसे कि एनेस्थीसिया, आप ड्रग का यूज़ करोगे, मेडिकेशन का यूज़ करोगे उसको रीस्ट्रेन करने का। फिजिकल का मतलब क्या होता है, इसमें आप पेशेंट को फिजिकल फोर्स दोगे, जैसे कि आपने पेशेंट को रीस्ट्रेन करने के लिए जो साइड रेस होते हैं उससे उसके हाथ और उसके पैर को आपने टाई अप कर दिया, जिससे उसका मूवमेंट आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एनवायरमेंटल में क्या होता है, उसको आपने पैक कर दिया रूम में। फिर आपके आते हैं पर्पसेस, आपका क्या रीज़न है जिसमें आप रिस्ट्रेन कर रहे हो। तो पहला पर्पस है जिससे आप प्रिवेंट कर रहे हो ऑब्स्ट्रक्शन को पेशेंट को जो मेडिकल ट्रीटमेंट में कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं या फिर जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो खुद पे कुछ करने नहीं देते। अब पेशेंट उनको अगर आपको वीगो लगाना है तो वो इतने हाथ हिलाएंगे और पैर हिलाएंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे, वो आपको मतलब अपने ऊपर कुछ करने नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन में जब आप रिस्ट्रेन कर दोगे तभी आप ईजिली उन पर वीगो कैनोला लगा पाओगे और तभी ट्यूबिंग से उनको कर सकते हो, जैसे एनजी ट्यूब है या फिर कैथेटर है या फिर एनजी ट्यूब के बाद में जो आपके आईवी सेट्स हैं, तो ये सब आप कर सकते हो। और अगर उनका रिस्ट्रेन नहीं करोगे तो वो इतना हाथ पैर पटकेंगे और उसको हटा देंगे, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट उनका नहीं हो पाएगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम लोग रिस्ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब हम लोगों को मेडिकल डिवाइसेस को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, जैसे कि सेंट्रल लाइन। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल लाइन, आप जानते हो उसको हमें प्रोटेक्ट करना कितना मेन होता है। अगर पर्सन इस तरीके से रिस्ट्रेन के दौरान ना हो तो वो इस तरीके से रहेगा तो वो सेंट्रल लाइन को भी हटा देगा, तो अपने आप को भी बहुत हार्म करेगा, उसमें उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को रिस्ट्रेन करना चाहिए। रिस्ट्रेन करने से हम लोग पर्सन को गिरने से बचा सकते हैं बेड से, और बहुत सारी इंजरी से बचा सकते हैं। अगर मान लो पेशेंट बेड से गिर गया और फ्रैक्चर हो गया तो एक इंजरी तो है, तो उससे बचाने के हम लोग रिस्ट्रेन का यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है आप कंट्रोल करते हो बहुत सारे बिहेवियर को पर्सन के, जैसे कि वो वॉन्डरिंग या फिर एगिटेशन बिहेवियर करते हैं। अब मैंने साइकेट्रिक वार्ड में वर्क करा है तो मुझे पता है कि साइकेट्रिक वार्ड में वर्क करो तो पर्सन आपको काम नहीं करने देते, साथ ही साथ वो अपना एक्शन भी आपके ऊपर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप काम करो, वो शांत लेटा, आपको नहीं पता कि वो कुछ मार भी दें आपको, साइकेट्रिक वार्ड की बता रही हूँ, साथ ही साथ वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। ऐसी कंडीशन में उनका हाथ रिस्ट्रेन करके ही आपको काम करना है। फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है पर्पस में, टू प्रिवेंट द चांस ऑफ हार्मिंग सेल्फ, स्टाफ एंड अदर पेशेंट। वो दूसरे पेशेंट, स्टाफ और खुद को भी हार्म कर देते हैं, इस कंडीशन में भी हमको रिस्ट्रेन करना है। फिर आपका आता है फिजिकल रिस्ट्रेन। फिजिकल रिस्ट्रेन आपके बहुत टाइप्स के आते हैं, जैसे कि इसमें आपको मैं इमेजेस के थ्रू बताती हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये आपके सामने इमेजेस हैं, आप इमेज से एकदम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है मिटेंस। इसको हम लोग पेशेंट्स को यूज़ करते हैं स्क्रैच में, और ये हम लोगों का ट्यूबिंग फॉर्म में रहता है। फिर आपका आता है लैब रेस्ट्रेंट या फिर बेल्ट इन द चेयर। जब चेयर में बेल्ट, जैसे कि ये चेयर उसमें बेल्ट लगे हो पेशेंट को, इसके हम लोग अंदर करके फिर लगा देंगे, जिससे स्लाइडिंग पे पेशेंट गिरेगा नहीं चेयर से। फिर हम लोग बेड रेल पे, अब साइड रेल्स हम लोग कहते हैं नहीं, उसको हम लोग बेड रेल्स भी कहते हैं। फिर चेयर को हम लोग लॉग टेबल भी आते हैं, जिस तरीके से आप इमेज देख रहे हैं। फिर आपकी एब्डोमिनल बेल्ट आती है, आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरीके से आप रिस्ट्रेन कर सकते हैं। रिस्ट रिस्ट्रेंट आता है आपका, जब आप रिस्ट के सबसे आप बांध देंगे और पुल अप कर देंगे। एल्बो में आप एल्बो को बांध देंगे साइड रेल से या फिर किसी भी मेटल रॉड से। फिर आपके बेनिफिट्स क्या हैं फिजिकल रिस्ट्रेंट से। पॉसिबल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये रिड्यूस कर देता है रिस्क को, पेशेंट इससे गिरता नहीं है। अब पेशेंट, अब चेयर हमने लॉक कर दिया, पेशेंट चेयर से नहीं गिरेगा। बेड से लॉक कर दे तो पेशेंट बेड से नहीं गिरेगा। इसी से हम लोग पेशेंट को हर्ट करने से बचा सकते हैं। पेशेंट ना खुद को हार्म करेगा ना किसी और को हार्म करेगा, साथ ही साथ वो ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं करेगा एक मेडिकल ट्रीटमेंट में। रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो ये इंक्रीज हो जाता है, एगिटेशन और कन्फ्यूजन में पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ अगर हमने बहुत टाइटली टाई अप कर दिया रिस्ट पे या फिर एल्बो साइड पे तो वहाँ पे स्किन की इंजरी भी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सर्कुलेशन अब टाइट कर दिए, सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहाँ पे स्किन की इंजरी हो जाएगी और इसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रैंगलिंग या फिर सफोकेशन भी हो जाता है पेशेंट को, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड होते हैं, बहुत ही टेंस्ड होते हैं, इस कंडीशन में रहता है। फिर आपके कुछ फैक्टर्स है जो सेफ मैनेजमेंट आते हैं फिजिकल रिस्ट्रेंट के, जैसे कि आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन से रिस्क हैं जो आपको करने हैं, मतलब रिस्क हैं जो पेशेंट को हो रहे हैं, तो उन पर आप कैसे फिजिकल रिस्ट्रेंट को वर्क कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो। साथ फिर सेकेंड पॉइंट में आपको मैनेजमेंट करना है। थर्ड में अप्रोप्रिएट टाइमिंग रखनी है आपको कि फिजिकल रिस्ट्रेंट के बाद आपको हाफ एन आवर बाद उसको थोड़ा सा रिस्ट्रेंट ऊपर या नीचे
पीछे करना, वरना सर्कुलेशन प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ में आप इंडिविजुअल पेशेंट का रिस्क फैक्टर बार बार देखोगे, डिग्री चेक करोगे, उसके वाइटल साइंस को देखोगे, उसके मेडिकेशंस को देखोगे, उसमें जितने भी सिस्टम्स हैं उन सारे सिस्टम का वर्क देखोगे, उनमें एक्सटर्नल कितना लग रहा है वो सब आप देखोगे। फिफ्थ पॉइंट में देखोगे कि कोई वनरेबल पेशेंट तो नहीं है, अगर वैसा है तो आपको इस तरीके से केयर प्रोवाइड करनी है। आपको मैकेनिकल और पोस्टूरल फैक्टर्स को भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को कोई फिजिकल रेस्ट्रेंट की वजह से हार्म तो नहीं हो रहा है। फिर आपका आता है केमिकल रेस्ट्रेंट। केमिकल रेस्ट्रेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? दे कंट्रोल वॉयलेंट बिहेवियर। अब पेशेंट बहुत वॉयलेंस कर रहा था, आपने इससे कंट्रोल कर लिया, आप इससे फिजिकल रेजिस्टेंट को रिड्यूस कर पा रहे हो क्योंकि आप केमिकल का यूज़ कर रहे हो। इसके थ्रू से आप एग्जामिनेशन ईजिली कर पाते हो, जैसे कि आपको रेडियोग्राफिक इमेजिंग करनी है। फिर डिसएडवांटेज क्या है? इसके आपके कॉम्प्लिकेशन आपको बहुत मिलेंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिल जाएगा, आपको लॉस गैग रिफ्लेक्स मिलेगा, इसी के साथ में आपको ओकेजनल पैराडॉक्सियल रिएक्शन भी मिलेगी जिसमें आपका इंक्रीज हो जाता है एगिटेशन। फिर इसका डिसएडवांटेज एक और है, जिससे जो मेंटल स्टेटस है वो एक आपका लिमिटेड हो जाता है। जब आप न्यूरोलॉजी का एग्जामिनेशन करते हो, जब आपने एनेस्थीसिया या फिर कोई भी ड्रग्स दिए तो वो आपका सही नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं एजेंट्स की, तो इसमें आपके मेन कॉमनली जो एजेंट्स यूज़ होते हैं वो आपके मेजर होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, न्यूरोसेप्टिक होते हैं, ये आपके यूज़ होते हैं। इनका आपको डोज पता होना चाहिए, आर्ट्स पता होना चाहिए। फिर आपके आते हैं बेंजोडायाजेपाइंस, जिसमें आप देते हो डायाजेपाम, और फिर आप देते हो लोराजेपाम, फिर देते हो मीडाजोलाम देते हो, फिर आप देते हो एल्प्राजोलाम। मेन आपको नाम पता होना चाहिए। फिर आपको प्रिकॉशन क्या करना है, जब आप अप्लाई करो केमिकल रेजिस्टेंट तो पेशेंट जब आप डोज दे रहे हो तब आपको डोज को चेक करते रहना है, पेशेंट का वेट और उसके वाइटल साइंस के अकॉर्डिंग। फिर आपको चेक करते रहना है उसके रेस्पिरेटरी डिस्प्रेस और डिप्रेशन को और लॉस को। क्यों? क्योंकि ये आपका मेन कॉज कर देते हैं, यह आपका एक मेन कॉम्प्लिकेशन भी आता है। फिर आप इमीडिएट इनएडिक्वेट सेडेशन के बाद में कोई और मेडिकेशन नहीं देना, और आपको ट्राइस बाय चेक भी करना होता है, एप्रोप्रिएट रेफरेंसेस को देखना होता है, कंसर्न भी लेना होता है फुल प्रिस्क्रिप्शन के बाद, और आपको एडवर्स इफेक्ट भी बताने होते हैं। फिर आप केमिकल रेजिस्टेंट करो तो ये आपका इफेक्टिव है और रिप्लेस कर देता है फिजिकल रेजिस्टेंट को। अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया रेजिस्टेंट। फिर आपका टॉपिक आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ हजार्डियस प्रोसीजर। अब ये हजार्डियस का मतलब होता है डेंजरस प्रोसीजर है। अब आपने बोर्ड में बहुत बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जिन पर्सन में ब्लड प्लेटलेट्स और जो भी उनके ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कमी होती है, उनमें हम लोग बाहर से ब्लड प्रोवाइड करते हैं। अब जिसको ब्लड चाहिए उसको हम लोग कहते हैं ब्लड रेसिपिएंट, और जो ब्लड दे रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड डोनर। इसमें क्या होता है? ब्लड डोनर का चेक करते हैं, ब्लड रेसिपिएंट का चेक करते हैं, फिर रिएक्टिविटी को भी चेक करते हैं, उसके बाद में हम लोग को देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने बस चेक करो दे दिया, टेम्परेचर देखना, वाइटल्स देखना, फिर कितना अमाउंट देना है, कैसे हैंग है, कि उसका टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को मेंटेन करनी होती है। फिर उसी को मेंटेन करने के लिए आपके कुछ पॉलिसीज़ हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ये पॉलिसीज़ आपके प्रोसीजर को सपोर्ट करती हैं, आपको ऑर्डर बताती है कि कैसे आपको मैनेज करना है, प्रिस्क्राइब बताती है, साथ ही साथ ब्लड एडमिनिस्टर कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आपको कैसे डील करना है। इस प्रोसीजर में आपको पूरा बताते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसफ्यूजन, नर्सिंग, मेडिकल रोल क्या है, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और जब एडवर्स रिएक्शन आ रहा है ट्रांसफ्यूजन के दौरान तब आपको कैसे डील करना है। तो पॉलिसी में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। पॉलिसी के कुछ एम्स हैं, ये बुक में प्रिंट कुछ इस तरह से हुआ था इसलिए आपको थोड़ा मिस लग रहा है, वैसे मैं अभी रीड करूँगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ एम है, जैसे कि प्रोसेस के दौरान सबसे पहले तो आपको फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ ब्लड कंपोनेंट्स है, तो आपको वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं प्रोसीजर में, और वो प्रोसीजर आपके लिए मेन होता है पॉलिसी में। फिर आप इंश्योर करोगे जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो ब्लड को कि वो सेफली एडमिनिस्टर करो। फिर आप ये भी चीज़ देखोगे कि आपने रिकॉर्ड मेंटेन करा या नहीं करा, आपका मेन हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आप क्विक रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट करोगे अगर कोई एडवर्स रिएक्शन है। अगर एडवर्स रिएक्शन अगर आपने क्विक मैनेजमेंट नहीं करा तो शायद वो बिगर कॉम्प्लिकेशन में टर्न आउट हो जाए। फिर आप लास्ट में क्या करोगे? पेशेंट को प्रोवाइड करोगे इन्फॉर्मेशन जब वो रिसीव करेगा ब्लड कंपोनेंट
को। फिर आपके आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट है कंसेंट। कंसेंट आपको पता है ये एक लीगल बेस पे वर्क करता है, ये एक एविडेंस होता है, ये एज अ प्रूफ वर्क करता है कि आपने अच्छे से वर्क करा है कि नहीं करा, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज करा भी है या नहीं। साथ ही साथ इससे आप सेफ जोन में रहते हो और जो पेशेंट है वो भी, उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है कौन दे रहा है, ब्लड डोनर कौन है, उनके में क्या किस ब्लड की ज़रूरत है, जैसे कंपोनेंट है या प्लाज्मा है या फिर होल ब्लड है, वो उनको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रोसीजर के दौरान उनके एडवर्स इफेक्ट क्या वो पता होना चाहिए। और कंसेंट में क्या होता है, पेशेंट राजी है कि नहीं ये भी चीज़ आप में पता होती है। तो कंसेंट के बारे में आप जितना भी जानते हैं, जितना भी आपने क्लिनिकल ड्यूटी में कंसेंट को समझा है, वो सारे पहले पॉइंट में आपको मेंशन करना है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट आपको पता है कैसे करते हो, पहले हम लोग नेम से करते हैं, बेड नंबर से करते हैं, आईपी नंबर से कहते हैं, अगर सेम नेम का पेशेंट है तो उसके फादर नंबर से चेक करते हैं, फिर उसको हम लोग ट्वाइस बाय चेक करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद में अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा होता तो हम लोगों को उतने टाइम तक वेट करना होता है, हर एक चीज़ों को मैनेज करना होता है। फिर आपका आता है प्रिस्क्राइबिंग ब्लड। अब जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस होना है, ऐसा नहीं है ब्लड की कमी उन्होंने बताया और आपने तुरंत ब्लड अरेंज कर दिया, उन्होंने आपने ट्रांसफ्यूजन मतलब कि उनको तुरंत ड्रिप सेट में लगा के दे दिया, ऐसा नहीं है। जब तक कि आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है डॉक्टर से द्वारा, तब तक कि आप तब तक कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करोगे। तो प्रिस्क्राइबिंग ब्लड का मतलब क्या है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आपको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सेक्शन बताएंगे, फोल्डर बताएंगे, टाइम बताएंगे, कितना एमजी देना है, कितना ड्रिप सेट में देना है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ आपको प्रिस्क्राइबिंग ब्लड आपको डॉक्टर्स बताएंगे। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है टेकिंग ब्लड सैंपल्स एंड रिक्वेस्टिंग प्री ट्रांसफ्यूजन कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग सैंपल कलेक्शन करते हैं डोनर से भी और रेसिपिएंट से भी। जब ट्रांसफ्यूजन नहीं करते, ट्रांसफ्यूजन से पहले दोनों ब्लड को हम लोग टेस्ट करते हैं कि वो लोग एक दूसरे मतलब वो दोनों ब्लड में रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर वो इनकॉम्पैक्टिबिलिटी है तो उनको नहीं ट्रांसफ्यूज करेंगे, और अगर कॉम्पैक्टिबिलिटी है तभी ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को पहले चेक करना होता है ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस से पहले। फिर आप रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्टिंग ब्लड आपका फिफ्थ पॉइंट आता है। इसमें क्या होता है, जब आप ट्रांसफ्यूज करोगे सारे ब्लड को, तब आप ट्रांसफ्यूजन लेबोरेटरी से रिक्वेस्ट करोगे, आप पर्सन के नेम पे रिक्वेस्ट करने पे आपको मिलेगा। फिर आप फिजिशियन रिकॉर्ड में मेंटेन करोगे सारी हेल्थ रिकॉर्ड और टेम्परेचर, जितना भी आपका मेंटेनेंस वर्क रहता है, जैसे क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई भी आप प्रोसीजर करते हो तब आप लिखते हो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं आर्टिकल्स के, वो सारी चीज़ें भी आप हेल्थ रिकॉर्ड में मेंशन करते हो, तब वो सारी चीज़ आपकी रिक्वेस्टिंग ब्लड में ही मेंशन हो जाएगी। इसी में आपका सब टॉपिक आता है अर्जेंट एंड आउट ऑफ आवर्स रिक्वेस्ट है। अगर आपको अर्जेंट है तो आप लेबोरेटरी में अर्जेंटली इन्फॉर्म करोगे। उसके बाद में और लाइफ थ्रेटनिंग अगर कंडीशन जैसे हेमरेज, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप मंगवाओगे। साथ ही साथ आप लेबल भी करोगे, पेशेंट का नाम, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की एज, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। फिर आप ब्लड जो भी रिक्वायर्ड है इमिडिएटली पे, उसमें आप वैलिड सैंपल अवेलेबल करोगे लेबोरेटरी में, फिर वहाँ से चेकिंग होगी, फिर आपको मिलेगा। फिर आपका सिक्स्थ पॉइंट आता है, आप प्रिपरेशन करोगे, पेशेंट को अरेंज करोगे ब्लड कलेक्शन को। आप प्रिपरेशन में क्या होता है, आप एक अप्रोप्रिएट साइज कैनुला लोगे, कैनुला इंसर्ट करोगे, इंजेक्ट करने के बाद में पेशेंट को देखोगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है। उसके बाद में आप डिटेल्स पूरी मेंशन करोगे। फिर आप एडल्ट केसेस है तो उस अकॉर्डिंग ग्रेविटी मेंटेन करोगे, इन्फ्यूजन पंप रखोगे, ब्लड वार्मर रखोगे क्योंकि ब्लड का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है। वो रेफ्रिजरेटर से आता है तो ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन करोगे। फिर आप उसके वाइटल साइंस लोगे पेशेंट के। फिर आप सारे रिस्क मैनेजमेंट भी आप उनको बताओगे। फिर आप क्या करोगे, उसको कनेक्ट करोगे बीडी सेट से, फिर आप पेशेंट में एडमिनिस्टर करोगे। उसके बाद में कलेक्ट करने के बाद में 7th पॉइंट आपका आता है कलेक्टिंग ब्लड कंपोनेंट टू बी ट्रांसफ्यूड। उसके बाद में जो भी ट्रेंड स्टाफ होता है वही इस काम को करता है, पहला पॉइंट है। फिर आप इसमें ब्लड जो ट्रैक सिस्टम है उसको बारकोड से एक बार फिर से जनरेट करोगे। आप कुछ प्रिंसिपल्स को भी मेंटेन करोगे, जैसे कि ब्लड रेफ्रिजरेटर है तब उसमें से आप कलेक्ट करोगे। जो भी ब्लड कंपोनेंट्स है उनको एक बार फिर से आप चेक करोगे। जो भी यूनिट्स है आप यूनिट वाइज वर्क करोगे। फिर ब्लड को आप क्विक
क्विकली डिलीवर नहीं करोगे, आप पहले तो उसका टेम्परेचर करके फिर ही रेलिवेंट क्लिनिकल एरिया में दोगे, फिर स्टाफ पे रखोगे, फिर आप ब्लड ट्रैक अराइवल फंक्शन भी वर्क करोगे। और जो ब्लड है आपने अगर 30 मिनट में नहीं यूज़ कर फिर से आप उसको रिटर्न कर दोगे लैब में, फिर आप उसको ट्रांसफ्यूज़ नहीं करोगे 4 घंटे तक, मतलब वो रेफ्रिजरेटर में रहेगा। आप हर एक इश्यू को देखते रहोगे, आप हर एक यूनिट को मैनेज करते रहोगे, उसके बाद में वाइटल्स को भी देखते रहोगे पेशेंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एक्सेप्टेंस ऑफ ब्लड प्रोडक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट हॉस्पिटल। अगर आप डिफरेंट हॉस्पिटल से कर रहे हो तो आपको जैसे कि ब्लड अराइव हो गया अनदर हॉस्पिटल से, तो अगर आपको उसको रिटर्न करना है तो तुरंत आप ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट बॉक्स में रख करोगे और एक बार भी आप उसको ओपन नहीं करोगे। जो ब्लड है अगर आपको इमिडिएटली यूज़ करना है तो आप लेबोरेटरी में उसको एक बार चेक कराओगे, उसके डिटेल्स फिलअप कराओगे पेशेंट को, तब आप प्रोवाइड करोगे। थर्ड पॉइंट में अगर आपने इशू कराया है तो रिस्ट बैंड पे आप MRN न्यू सैंपल चेक करके ही क्रॉस मैचिंग करोगे। फिर अगर आपका स्टोर्ड ब्लड फ्रिज में है तो उसको स्कैन करोगे, ब्लड ट्रैक सिस्टम करोगे, फिर आउटर टेम्परेचर में कंट्रोल करके ही आप मैनेज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है अगर ब्लड रिक्वायर पेशेंट का ज़्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेबोरेटरी भी आप कांटेक्ट करोगे। फिर आपका आता है लास्ट पॉइंट आइडेंटिफाइंग द पेशेंट इमिडिएटली बिफोर कमेंसिंग ट्रांसफ्यूजन, या फिर आपका आता है बेड साइड चेक। तो बेड साइड चेक आप पेशेंट पे क्या क्या करोगे, मेनली आपको स्टाफ जो भी जा रहा है तो वो ट्रेंड होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन के लिए आप चेक करोगे, वाइटल सेंशन कर चेक करोगे, टेम्परेचर करोगे, उसकी डिस्टेंस चेक करोगे, उसका हाथ का मोशन चेक करोगे, फ्लो चेक करोगे। फिर उसके बाद में वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, कोई रिएक्शन तो नहीं है, इचिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर फेलेबाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रहा है ब्लड वेसल्स में। ये सारी चीज़ें आप बेड साइड करोगे। और वो सब के बाद में आप ये भी देखोगे उस टेम्परेचर के दौरान अगर नहीं हो पा रहा है तो जैसे हैंग है तो उसके ऊपर से आप क्लोथ से कवर अप भी करोगे, जिससे पेशेंट के एंजाइटी लेवल को भी आप रिड्यूस करो और जो बैग है उसके टेम्परेचर को भी आप मेंटेन करो। उसके बाद में जब उसका फॉर एग्जांपल 2 घंटे में ख़त्म होना होता है तो उसके लिए हम लोग फ्लो रेट भी उस तरीके से मेंटेन करते हैं, तो आप उसको भी मेंटेन करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको उस दौरान देखनी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी में आपके 9 पॉइंट्स हैं। मेनली आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए। अगर आपको हेडिंग पता है तो आप इसके अंदर में खुद से लिख सकते हैं। तो पहला आपका कंसेंट है, दूसरा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, थर्ड आपका है प्रिस्क्राइबिंग ब्लड, फोर्थ आपका है टेकिंग ब्लड सैंपल एंड रिक्वेस्टिंग प्री ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, फिफ्थ पॉइंट आपका है रिक्वेस्टिंग ब्लड, सिक्स्थ पॉइंट आपका है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड अरेंजिंग ब्लड कलेक्शन, सेवेंथ पॉइंट आपका है कलेक्टिंग ब्लड कंपोनेंट टू बी ट्रांसफ्यूज्ड, 8 पॉइंट आपका है एक्सेप्टेंस ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ डिफरेंट हॉस्पिटल, 9 पॉइंट आपका है आइडेंटिफाइंग द पेशेंट इमिडिएटली बिफोर कमेंसिंग ट्रांसफ्यूजन बेड साइड चेक। अब आपका कंप्लीट हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी टॉपिक। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।